नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद जीनियस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ठीक है। संविधान के बारे में मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, ये 5वां वीडियो है, तो इसमें हम संविधान की विशेषताएं देखते हैं। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मी, आई एम गौरव। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान की क्या विशेषताएं हमारे संविधान की हमें जानना ज़रूरी है। हमें अपने संविधान के बारे में हर बात को जानना ज़रूरी है। राइट, तो देखिए, सबसे पहले हम संविधान की विशेषता है कि जो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैसा है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। राइट, देखिए, यूएसए का जो संविधान है वो सबसे पहला लिखित संविधान है, इस बात को ध्यान रखें। राइट, लेकिन वो छोटा संविधान है। ठीक है, उसमें कुल 7 भाग ही हैं। राइट, और हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाग हैं। राइट, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी विशेषता क्या है कि हमारा जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से बना हुआ संविधान है, यानी विभिन्न स्रोतों से भेद संविधान है। राइट, समझेंगे इस बात को। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो मैंने बताया था उसमें कि संविधान का निर्माण 60 देशों के संविधान को छानने के बाद किया गया है। समझ रहे हैं ना इस बात को? बहुत सारे प्रावधान हमने बाहर से लिए हैं और बहुत कम से कम अपने संविधान का काफ़ी भाग तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है नम्यता और अनम्यता। मतलब ना ही हमारा जो संविधान है वो ज़्यादा कठोर है और ना ही एकदम कैसा है, सरल संविधान है। राइट, इस बात को आपको समझना होगा। यानी नम्यता और अनम्यता के बीच में क्या है, हमारा हमने बैलेंस बना के रखा है। ठीक है, ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा सरल संविधान है। ठीक है, समझेंगे किस तरीके से, क्योंकि हमारे संविधान में काफ़ी जो संशोधन होते हैं वो सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर, मोस्टली। और कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के संशोधन की बात की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, एक तो विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की भी 50% से अधिक राज्यों की भी अनुमति की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा है, लचीला संविधान है। सरल संविधान है, लचीला। ठीक है, लचीला संविधान है। वहीं यूएसए का जो संविधान है वो कैसा है, कठोर संविधान है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के संविधान में परिवर्तन या संशोधन आप आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, और ब्रिटेन के संविधान में आप संशोधन आसानी से कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों का बैलेंस बनाया है, ना ही ज़्यादा अपने संविधान को लचीला बनाया है और ना ही ज़्यादा कठोर बनाया है। दोनों को बैलेंस बना के रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय संविधान। यानी जो हमारा संविधान का जो नेचर है वो संघीय है। संघीय है। ठीक है, संघीय जो संविधान होता है उसकी सारी विशेषताएं हमारे संविधान में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनकी वजह से हमारा जो संविधान है वो कैसा संविधान, एकात्मक संविधान बन जाता है। यानी वहाँ पर पावर क्या है, केंद्र में निहित हो जाती है, केंद्र सशक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे संविधान को क्या बोल दिया जाता है, केसी वीयर ने क्या बोला है, अर्धसंघ है। और एक्चुअल में अर्धसंघ ही है हमारा संविधान, सेमी फेडरल। राइट, अर्धसंघ। चलिए समझिए इनको। संघीय लक्षण कौन कौन से हैं? दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई है हमारे यहाँ। राइट, दोहरी सरकार की व्यवस्था केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। राइट, ये संघीय संविधान के लक्षण होते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ निम्न में से कौन सी संघीय संविधान के लक्षण हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। शक्तियों का विभाजन, पावर ऑफ डिवीज़न किया गया है। ठीक है,
शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं, पावर ऑफ सेपरेशन भी है, पावर ऑफ डिवीजन है। पावर ऑफ सेपरेशन क्या होता है, जब हम हॉरिजॉन्टली पावर का वितरण करते हैं तो वो पावर ऑफ सेपरेशन होता है। जब वर्टिकली आप पावर को डिवाइड करते हैं तो वो पावर ऑफ डिवीजन कहलाता है। ठीक है, केंद्र से राज्य, राज्य से पंचायती राज स्तर पर आप जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विशेषता है लिखित संविधान है। कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। ये संघीय संविधान की विशेषता होती है। और दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, राइट। दूसरा क्या है, संविधान की कठोरता, यानी कठोर, ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान पूरी तरह से ही क्या है, लचीला संविधान है। कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिनके लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी संशोधन करने के लिए। ठीक है, और ऐसे भी हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ, जहाँ पर राज्यों से संबंधित विषय जुड़ा होगा तो वहाँ पर आप विशेष बहुमत के साथ साथ 50% से अधिक राज्यों के सलाह भी लेनी पड़ेगी, समझे, उनका भी अनुमोदन चाहिए। तो इसलिए कठोर भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका में, जुडिशियली सिस्टम में आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और द्वेषसदनीयता, ये क्या है, संघीय संविधान के जहाँ जितने भी पूरे विश्व में जितने भी संघीय संविधान है वहाँ पर ये लक्षण आपको अवश्य मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं एकात्मकता के लक्षण कौन कौन से हो जाते हैं। एक सशक्त केंद्र है, यानी जो सेंटर के पावर क्या है, उन पास जो है पावर अधिक है। ऐसे कई सारे प्रावधान है हमारे संविधान में कि जब सेंटर क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। समझे कि नहीं, समझिए कैसे हो जाता है। जब देखिए राष्ट्र में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना हो तो आपको पता है कि संसद को सारे अधिकार मिल केंद्र को सारे अधिकार मिल जाते हैं। यानी संसद को राज्य के कानूनों पर भी नियम, राज्य के जो कानून होते हैं, यानी राज्य सूची में जो विषय शामिल है उन पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। समझे, तो इस तरीके से क्या है, एकात्मकता है, यानी के लक्षण है सशक्त केंद्र, यानी केंद्र मजबूत हो जाता है। दूसरा, एकल संविधान। हमारे यहाँ एक ही संविधान है, ऐसा नहीं है कि यूएसए की तरह राज्यों का अलग संविधान और केंद्र का, एक ही संविधान की व्यवस्था है। एकल नागरिकता की व्यवस्था, यानी भारत का नागरिक होगा आदमी, ऐसा नहीं है कि ये यूपी का नागरिक है, बिहार का नागरिक है, यानी राज्य की कोई नागरिकता नहीं होगी, केवल संघ की, केंद्र की, भारत की नागरिकता मिलेगी आपको, राइट। संविधान का लचीलापन, यानी संविधान में कि ज़्यादातर जो संशोधन हैं वो किस तरीके से सामान्य बहुमत के द्वारा क्या हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका। न्यायपालिका की क्या है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र भी है और एकीकृत भी है। इस बात को समझे। एकीकृत कैसे है कि यहाँ पर केंद्र के कानूनों को लागू करने के लिए और राज्य के कानूनों को लागू करने के लिए एक ही न्यायपालिका की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि जो केंद्रीय सूची में जो विषय हैं उनके लिए अलग आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा और राज्य सूची के विषयों के लिए पर अलग, एक ही है। ठीक है, और न्यायपालिका स्वतंत्र भी है। ठीक है, दूसरा, राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति। अच्छा, राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के एजेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र ही करता है। इससे वो क्या है कि किसी राज्य में हस्तक्षेप कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, अखिल ऑल इंडिया सर्विसेज की नियुक्ति केंद्र करता है, उसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। समझेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पावर ज़्यादा मिल जाती है। और नेक्स्ट, आपातकालीन प्रावधान। मैंने बताया आपातकालीन, हमारे यहाँ 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो उसमें क्या है कि संसद सशक्त हो जाती है, केंद्र सशक्त हो जाता है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। राइट, चलें आगे समझते हैं हम। ये कुछ बातें ध्यान रखिए कि किन किन लोगों ने हमारे संविधान के बारे में क्या विचार दिए हैं। अर्धसंघ, सेमी फेडरल बताया, कैसी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं वो चीज़ें आपको सीधे बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये मॉरिस जोन्स ने बोला है हमारे संविधान को। ठीक है, बार्गेनिंग का मतलब सौदेबाजी का संविधान है हमारा। सौदेबाजी का जो हमारा भारतीय संविधान है वो सौदेबाजी का संघ है। ठीक है, ये देखते ही हो, कभी कभी ऐसी करना, जब पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो एक सरकार बनाने के लिए सौदेबाजी होती है, देखते ही हैं आप। दूसरा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी हमारा जो कुछ लोगों ने बताया कि कोऑपरेटिव सहयोगी संघवाद है। अभी यदि आप बात करोगे, जैसे कोरोना काल में आप देखिए जो पेंडेमिक चल रही है, तो इसमें हमारा संविधान किस तरीके से कार्य कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह कार्य कर रहा है। यानी राज्य और केंद्र एक साथ सहयोग कर रहे हैं, हर एक राज्य सहयोग कर रहा है, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है,
ये बताया है ग्रेनवेल ऑस्टिन ने, राइट। फिर बोला है कि फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी फेडरेशन तो है लेकिन उसमें केंद्रीयता की प्रवृत्ति अधिक है। वही बात है कि एकात्मकता की प्रवृत्ति भी है, यानी जो केंद्र है वो मजबूत है। ये आइवर जेनिंग्स ने बोला है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम विशेषताएं समझते हैं भारतीय संविधान की, ये अच्छे से समझ लीजिए। सरकार का संसदीय रूप, हमारा जो संविधान है वो कैसा है, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया। इस संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। यहाँ जो सरकार होती है वो संसद के प्रति यानी लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ संसद को एकदम से संप्रभु बना दिया हो पूरी पावर, और न्यायपालिका को एकदम सर्वोच्च बना दिया। दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन है। संसद को इतनी शक्ति है कि संसद कोई भी कानून बना सकती है, और न्यायपालिका को इतना अधिकार है कि वो संसद के किसी कानून को असंवैधानिक ठहरा सकता है यदि मूल अधिकारों का हनन किया तो, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकती है, ठीक है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यायपालिका कैसी है, केंद्र और राज्य के लिए एक ही न्यायपालिका है, और न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, उनका कार्यकाल है वो एकदम से स्वतंत्र है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों की, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की आर्टिकल 22 से लेकर के 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। इनको हम आगे वीडियोस में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकारों की, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं भारतीय संविधान के स्रोतों पर, ठीक है, तो उसमें हम जानेंगे। नेक्स्ट किस बात की इसमें व्यवस्था की गई है, वो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों की, राइट। किसकी बात की गई है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अच्छा, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की प्रबंधन करते हैं। क्या, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, राइट। लोगों को अधिकार दे करके, हर आदमी को हर तरह का अधिकार मिल जाता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। मूल रूप से ये संविधान में नहीं थे, ठीक है। तो 42 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ दिया गया था। प्रारंभ में कितने, 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग अपने अधिकार की बात तो कर लेते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों के बारे में सब भूल जाते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भी तो कर्तव्य हैं देश के प्रति, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। मूल रूप में 10 ही कर्तव्य शामिल किए गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया था। उसमें क्या जोड़ दिया गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा पाने का जो अधिकार था, शिक्षा का जो अधिकार था, वो मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया था, राइट। नेक्स्ट है, आप देखेंगे हमारा जो संविधान है कैसा है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, यानी संविधान का, हमारे भारत जो देश है उसका कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। समझ रहे हो कितना अच्छा हमारा देश है, ठीक है। फिर भी लोग भला बुरा बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो जनता द्वारा होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, वयस्क लोग, युवा लोग भाग लेते हैं, ठीक है। 18 वर्ष तक के लोगों को क्या है, ये वोट डालने का अधिकार है, राइट, ठीक है। तो और ये जो पहले क्या था कि 21 वर्ष की आयु थी वोट डालने की। फिर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 1982 द्वारा
मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है एकल नागरिकता अर्थात भारतीय नागरिकता। ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था और अलग से भी बता रहे हैं। ये क्या है, एकात्मकता वाले लक्षणों में भी हमने देखे थे कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारतीय नागरिकता, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे स्वतंत्र निकायों की भी व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, ठीक है, स्वतंत्र निकायों की प्रावधान है, जैसे निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई, कैग है, आर्टिकल 148 में कैग की व्यवस्था। ये स्वतंत्र निकाय हैं, ये और संवैधानिक निकाय हैं। ये संघ लोक सेवा आयोग है, आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा, ऐसे बहुत सारे क्या हैं संवैधानिक निकायों की व्यवस्था यानी स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेषता है आपातकालीन प्रावधानों की भी विशेषता, प्रावधानों का क्या किया गया, उपबंध किया गया है। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, 352 के तहत, 356 के तहत और 360, ये 3 आर्टिकल हैं, 3 तरह के आपातकाल हैं। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की युद्ध बाह्य आक्रमण, ठीक है, युद्ध बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है, क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। इसको राज्य आपातकाल भी बोलते हैं, ठीक है। 356 में जब कोई राज्य संसद के उपबंधों के अनुरूप या वहाँ का राज्यपाल जो है बोल देता है, ठीक है, राष्ट्रपति से, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। या संसद के उपबंधों के केंद्र जो नियम बना रहा है उसको लागू करने में असफल हो जाती है, ठीक है, केंद्र के प्रावधान, तो क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल 360। अभी तक ये वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, ये आर्टिकल 360 है, यहाँ पर ये गलती से सही कर लें, ठीक है, 365 लिख गया है वो, आर्टिकल 360 है, ठीक है। नेक्स्ट जो विशेषता है हम देख लेते हैं, इसमें आपको काफ़ी सारी मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें विशेषताओं के बहाने बता दी। त्रिस्तरीय सरकार, मूल रूप में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था नहीं थी हमारे संविधान में, ठीक है। फिर उसके लिए क्या कि केंद्र और राज्य ही के स्तर थे, 2 ही स्तर थे। उसके बाद हमारे पंचायती राज आया, नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, जिसके लिए क्या किया गया, पंचायती राज के भाग, कौन सा भाग जोड़ा गया इसमें, ठीक है, 9 जोड़ा गया, ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया। और अनुसूची कौन सी, 11वीं अनुसूची, इस 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और इस पंचायती राज के लिए 29 विषयों की बात की जाती है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ठीक है, शामिल किया गया इनको संविधान। उसी तरह 74वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में एक तरह से शहरी क्षेत्रों में क्या की गई, जो नगर पालिकाएँ थी उनको संवैधानिक मान्यता दी गई। ये एक तरीके से क्या है, स्वशासन की व्यवस्था करता है, सेल्फ गवर्नमेंट, यानी निम्न स्तर पर जाकर के, यानी पावर का ये क्या है, पावर का डिवीज़न है, यानी निचले स्तर पर भी पावर को हमने डिवीज़न कर दिया, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक है, भाग 9 का जोड़ा गया। कौन सा, भाग 9 का, पंचायती राज के लिए भाग 9 जोड़ा गया और शहरी क्षेत्र के लिए कौन सा, भाग 9 का, ठीक है। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और इसके लिए इनको कितने विषय जोड़े दिए गए हैं, इनको 18 विषय, ठीक है, शहरी क्षेत्र के लिए 18 विषय यानी प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने इसमें विशेषताओं को काफ़ी हद तक देख लिया पूरे इससे क्या है कि एक नज़र में हमने अपने संविधान को समझ लिया है, राइट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। यदि कोई सुधार करना हो तो ज़रूर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।